सोचिए उस वक्त उनकी कैसी हालत हुई होगी जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में सिलेंडर का थर्मोकोल वाला मॉडल लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, एलपीजी की किल्लत के नारे लगवा रहे थे और लगा रहे थे। फिर एक मोड़ आया और उस मोड़ के पास सिलेंडरों से भरी एक रिक्शा गाड़ी खड़ी हुई थी। एक और वीडियो देखिए, चौराहे पर खाली सिलेंडर की शोभा यात्रा निकाली गई। इस बार बारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की थी। फिर कैमरा पैन होता है और पास ही गैस बांटने वाला कर्मचारी रोजमर्रा की तरह अपनी बाइक से सिलेंडर बांट रहा है। इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा का पोपट हो जाना। समझ गए ना, पोपट हो जाना किसे कहते हैं। ऐसी दर्जनों रील्स और वीडियोस आजकल वायरल हुए हैं, देखिए और आनंद लीजिए। इनकी सत्यता की पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इस बात को पुष्ट तरीके से कह सकता हूं कि एलपीजी को लेकर जो आशंकाएं और भ्रम फैलाया गया था, जो सवाल थे, जो परेशानियां थी, पैनिक बाइंग की वजह से जो समस्याएं हो रही थी, अब उन पर विराम लग चुका है। लेकिन सिचुएशन इतनी आसानी से सामान्य नहीं हुई है और अभी और होना बाकी है, क्योंकि झूठ फैलाने वालों ने तो कोई कोर कसर छोड़ी ही नहीं थी। पॉलिटिकल फायदे की फिराक में बैठी पार्टियों ने इस मौके को भुनाने के लिए कमर कसी हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत यह है, पैनिक जितना ज्यादा होगा उनका वर्किंग स्टाइल उतना ही कूल होता जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो अभी भी हमारे जहाज रुके हैं, हमारे क्या पूरी दुनिया के रुके हैं। लेकिन क्या सरकार के हाथ पैर फूले दिख रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार इस ग्लोबल समस्या का पुख्ता इंतजाम कर दिया है। भारत ने हॉर्मुज पर निर्भरता को और कम करके दूसरे रूट्स को एक्टिवेट किया है। अब हमारी जरूरत का 70% ईंधन दूसरे रूट से आ रहा है। वैसे हॉर्मुज स्ट्रेट से भी भारत ने अपने 3 जहाज और निकाल लिए हैं। इसमें से 2 पर एलपीजी और 1 पर कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल आ रहा है और आ चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के शब्दों को गौर कीजिए। उन्होंने कहा, आई एम कोटिंग हिम, आई एम करंटली एंगेज्ड इन टॉकिंग टू देम एंड माई डिस्कशंस हैव यील्डेड सम रिजल्ट्स। जयशंकर कह रहे हैं कि मेरी बातचीत से नतीजे मिल रहे हैं, इसलिए बातचीत आगे भी जारी रहेगी। विदेश मंत्री ने इसके बाद जो कहा उसे आप मोदी सरकार का मूल मंत्र समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, समस्या से बचने की बजाय संवाद बेहतर होता है। उम्मीद है कि भारत की सफल कूटनीति दूसरों को भी ईरान से बात करने के लिए प्रेरित करेगी। आजकल हम अमेरिका का तो कूटनीति का हाल देख ही रहे हैं, हर देश उन्हें मना कर रहा है। क्या हाल है मैं बताना नहीं चाहता और आपको पता भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा है कि मौजूदा दौर युद्ध का नहीं है, बुद्ध का है। यानी शांति और उन्नति के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। भारत के 3 जहाजों को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने दिया। क्या ये इस बात का पुख्ता सबूत नहीं है कि हमारी रणनीति, हमारी कूटनीति दुनिया को समझ और पसंद आ रही है? नहीं तो जानते हैं कुछ साल पहले तक क्या होता था? बता देता हूं आपको, जानकारी नहीं होगी आप तक। 2013 की बात करता हूं। 2013 का वक्त था, अमेरिका ने ईरान पर कुछ सैंक्शंस लगाए थे। इस दबाव में भारत ने ईरान से तेल खरीदना कम कर दिया था, काफी कम कर दिया था। फिर वो दिन आया जब भारत का सबसे बड़ा ऑयल वेसल एमवी देश शांति इराक से तेल लेकर भारत लौट रहा था, ये वेसल का नाम है। ईरान की नेवी ने ऑयल वेसल को बंदर अब्बास पोर्ट पर रोक लिया। आगे क्या होता है इंटरेस्टिंग है। और 26 दिनों तक, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 26 दिनों तक बंधक बनाए रखा। इतना ही नहीं, जहाज को छोड़ने की एवज में 5 लाख अमेरिकी डॉलर की डिमांड तक की गई। हालांकि तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की बड़ी रिक्वेस्ट के बाद, कोट एंड कोट रिक्वेस्ट के बाद जहाज को ईरान ने छोड़ दिया। ये महज एक किस्सा नहीं है, आज के आईने में बीते कल का अक्स है। अक्स वो कल जब हम डील और डिस्कशंस की बजाय रिक्वेस्ट करते थे, गुजारिश, सिर्फ रिक्वेस्ट करते थे। उस दौर में तो पेट्रोल पंप रात 8 बजे बंद करने की तैयारी कर ली गई थी। इसके अलावा जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब उन्हें विरासत में 3.23 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड मिले थे। इसका मतलब यह है कि मनमोहन सिंह के दौर में तेल खरीदने के लिए करेंसी की बजाय भारत सरकार बॉन्ड्स का इस्तेमाल करती थी। यानी सरकार एक तरह से क्रेडिट कार्ड से तेल की शॉपिंग कर रही थी। सत्य और तथ्य यह है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 3.23 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उतारा। लेकिन आज का भारत क्या जानता है ये सब बातें?
कि हमने कितना ऑयल बॉन्ड्स का कर्ज उतारा है नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद, शायद आपको नहीं पता होगा। आज के भारत ने अपनी बलशाली नेवी की 2 टास्क फोर्स बनाई हैं। उन्हें हमारे जहाज़ों की भारत वापसी तक समंदर में एस्कॉर्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आसान भाषा में इसका अर्थ यह है कि इंडियन नेवी की वॉरशिप्स यानी युद्धपोतों ने नंदा देवी और शिवालिक एलपीजी वेसल के भारत पहुंचने तक उन्हें सुरक्षा दी है। ये सबसे बड़ी बात है। सोचिए, आगे और पीछे भारत के युद्धपोत के बीच एलपीजी वेसल आया है। इसे कहते हैं एक पावरफुल देश और पावरफुल स्टेटमेंट। आज का भारत और क्या करता है ये जानते हैं और जान लीजिए। इनसे मिलिए, मार्क जेल हैं। ये इजराइल में अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के विंग के सदस्य हैं। इंडियन नेवी के वॉरशिप्स की खबर देखकर ये लिखते हैं, भारत और उनकी नेवी को बधाई। उनकी रीढ़ की हड्डी कई नेटो देशों से बहुत ज्यादा मजबूत है। मार्क जेल ने नेटो देश पर यह तंज इसलिए किया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही फ्रांस, नाम सुनिए, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी से गुजारिश की थी कि वो ईरान के दबाव में बनाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना युद्धपोत तैनात करें। लेकिन सब पीछे हट गए। लेकिन भारत टिका रहा, भारत अड़ा रहा अपने देश के लोगों के साथ और अपने देश के लोगों के लिए और अपने देश के लोगों के हितों के साथ, नेशन फर्स्ट के साथ। आज के भारत की ताकत को पहचानिए, गर्व कीजिए। इसे और मजबूत करने के लिए इसके साथ और मजबूती से खड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये सत्य और तथ्य है।